नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, मुखबा में की गंगा पूजा। कहा, राज्य में किसी सीजन में टूरिज्म बंद नहीं होगा। ये दशक उत्तराखंड का है, प्रगति के लिए नए रास्ते खुले हैं। तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर भारतीय दूरसंचार सेवा के 31 प्रशिक्षु अधिकारी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में की मुलाकात। स्मार्ट सिटी परियोजना पर की चर्चा। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक की। राशन विक्रेताओं की समस्याओं पर लिया संज्ञान। राइस मिलर्स की समस्याओं से भी हुई अवगत। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी के लिए चयनित 1300 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर लगाई रोक। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 1 सप्ताह में मांगा जवाब। और उत्तराखंड में राजभवन में कल से होगी 3 दिवसीय वसंतोत्सव की शुरुआत। राज्यपाल ने विशेष प्रचार वाहनों को दिखाई हरी झंडी। पुष्प प्रदर्शनी, विभिन्न प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रखे। पीएम सबसे पहले उत्तरकाशी के मुखबा पहुंचे। मुखबा को मां गंगा का मायका कहा जाता है। यहां उन्होंने मां गंगा के मंदिर में दर्शन पूजन किए। इसके बाद बाइक रैली को रवाना किया। पीएम ने यहां व्यू पॉइंट से हर्षिल घाटी देखी। जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि ठंड में जब देश के बड़े हिस्से में कोहरा होता है, सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, तब पहाड़ों पर धूप होती है। ऐसे में कई लोग यहां धूप सेकने आ सकते हैं। इसके लिए घाम तापो पर्यटन हो सकता है। मैं कंपनियों से कहना चाहता हूं कि वे अपने बड़े बड़े सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के लिए उत्तराखंड आएं। संबोधन के आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से और मैं कहूंगा सभी श्रद्धालुओं और देशवासियों की ओर से भी आपने जो 4081 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड, केदारनाथ और 2730 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक का रोपवे निर्माण की सौगात देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इन दोनों रोपवे परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात जो यात्रा अत्यधिक कठिन होती थी, कई दिनों की होती थी, वो यात्रा हेमकुंड की हो या केदारनाथ की हो, दोनों ही यात्रा आसान और सरल हो जाएगी। जो वृद्ध हैं, शारीरिक रूप से कमजोर है, वह भी यात्रा करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। साथियों, आज मैं देवभूमि से देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भी हर कोने के लोगों से, खासकर युवा पीढ़ी से और मां गंगा के मायके से, इस पवित्र भूमि से देश की नौजवान पीढ़ी को विशेष रूप से आह्वान कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। साथियों, सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्य देव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया,
तभी हमारा जादू गांव को खाली करवा दिया गया था। ये हमारे 2 गांव खाली कर दिए गए थे। 60-70 साल हो गए, लोग भूल गए। हम नहीं भूल सकते। हमने उन 2 गांवों को फिर से बसाने का अभियान चलाया है और बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी को लेकर बनाए जाने वाले कॉरिडोर को लेकर उत्तराखंड सरकार के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने हरिद्वार पहुंचकर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने हरिद्वार के स्टेक होल्डर्स को एक बार आश्वासन दिया कि कॉरिडोर को लेकर किसी भी तरह के ध्वस्तीकरण की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में मात्र हर की पैड़ी के नजदीक बने नगर निगम के जाह्नवी मार्केट को स्थानांतरित और हरिद्वार बस स्टैंड को स्थानांतरित करने की योजना है। इसमें भी जिन दुकानों को हटाया जाएगा उनके मालिकों और किराएदारों को दूसरे जगह पर दुकानें दी जाएंगी। गंगा सभा के साथ हमने हर की पौड़ी का जो रीडेवलपमेंट का प्लान है उसको दिखाया है और उसमें उनकी जो भी सजेशंस है वो नोट कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली उस डिज़ाइन को और इम्प्रूव किया जाएगा। और दूसरा, हमने व्यापार मंडल के साथ बैठक, कुछ लोग व्यापार मंडल के सदस्य आए थे, उनको एक बार और हमने साफ किया था कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, किसी को भी ऐसे उजाड़ा नहीं जाएगा। और अगर किसी एरिया को हमें किसी परियोजना की वजह से कुछ एक आध दुकान अगर हटाना पड़ जाए तो उनको हम लोग पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसमें दुकान अवेलेबल कराएंगे और उसके बाद ही उसको टच करेंगे। आज इस मीटिंग में यह स्पष्ट हुआ कि जो हर की पौड़ी है उसके स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। हर की पौड़ी जिस तरह आज ब्रह्मकुंड से महिला घाट तक जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में रहेगी और उसी का सौंदर्यकरण का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ जो मालवीय द्वीप है वो भी उसी स्वरूप में रहेगा। वहां यात्रियों के लिए सुविधाएं बेहतर की जाएंगी, पानी की और ड्रेनेज की लाइनें लगाई जाएंगी और उसके भी किसी स्ट्रक्चर में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। यात्रियों के लिए अतिरिक्त वॉशरूम्स की व्यवस्था की जाएगी जिससे यात्रियों को सुविधाएं और हो सके। वर्ष 2007 बैच के आईएएस अधिकारी सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन का केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव पद के लिए एम्पैनलमेंट हुआ है। विनोद कुमार सुमन राज्य गठन के बाद पहले ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनका केंद्र सरकार के लिए एम्पैनलमेंट हुआ है। सुमन वर्तमान में सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के साथ ही राज्य संपत्ति, सामान्य प्रशासन और प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सचिव वित्त, प्रभारी सचिव शहरी विकास, सचिव सहकारिता, सचिव कृषि, सचिव पशुपालन के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। वो राज्य गठन के बाद से अब तक शहरी विकास में सबसे लंबे समय तक निदेशक रहने वाले अधिकारी रहे हैं। वे चमोली, अल्मोड़ा में, नैनीताल में डीएम भी रह चुके हैं। स्वास्थ्य निदेशक कुमाऊं मंडल डॉक्टर एनएस गुंजियाल ने अपने दौरे के दौरान लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया। निदेशक स्वास्थ्य ने अस्पताल के वार्ड, फार्मेसी, चिकित्सक कक्ष, अल्ट्रासाउंड रूम, लैब आदि का निरीक्षण करते हुए अस्पताल में भर्ती मरीजों से उपचार संबंधी जानकारी ली। सीएमओ चंपावत डॉक्टर देवेश चौहान को मरीज को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य निदेशक गुंजियाल ने कहा कि सीएमओ चंपावत के नेतृत्व में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर चल रही हैं। डोईवाला रेलवे स्टेशन पर स्थानीय लोगों के लंबे समय से अपने वाहनों को खड़ा किया जा रहा था। मुख्य बाजार में कोई पार्किंग की अन्य जगह नहीं होने के चलते बाजार में आने वाले लोग अपने वाहनों को रेलवे स्टेशन पर खड़ा करके डोईवाला बाजार में खरीदारी करते थे। वहीं 2-3 दिन पहले रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार से अंदर 4 पहिया वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है, जिसको लेकर स्थानीय व्यापारियों और लोगों में आक्रोश है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने आज डोईवाला उपजिलाधिकारी के माध्यम से रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि रेलवे स्टेशन को पार करके कई छात्र छात्राएं और स्थानीय जनता पटरियों से आवाजाही करती है, जिनके लिए डोईवाला की स्थानीय जनता लंबे समय से ओवरब्रिज की मांग करती आ रही है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। जिला कांग्रेस की ओर से सभी साथी हम लोग यहाँ एसडीएम कार्यालय में पहुँचे और
हमने माननीय एसडीएम के द्वारा माननीय रेल मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जो डोईवाला में रेलवे स्टेशन है उसका मार्ग रेलवे प्रशासन द्वारा अवरोध कर दिया गया है और वहाँ पार्किंग की हुआ करती थी और रेलवे स्टेशन में भी अगर किसी को जाना है, कोई सवारी छोड़ने के लिए जाना है तो गाड़ी आपकी वहीं पार्क होती थी। तो स्थिति ये हो गई है कि जब वहाँ मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है तो हम जो भी 4 व्हीलर वहाँ जाता है तो रेलवे रोड पे जाम की स्थिति बनी हुई है। दूसरा, अगर कोई दिव्यांग है, कोई बच्चे हैं, कोई बुजुर्ग हैं, वो स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे? सरकार को या रेलवे प्रशासन को ये भी सोचना चाहिए था। हमारा जो प्रयास है कि डोईवाला में वास्तव में नगर पालिका में क्षेत्र में पार्किंग की बड़ी समस्या है और उसके लिए भी हम लोग भूमि का चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं हमें भूमि मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। और जैसे रेलवे लाइन पे जो हमारी रेलवे स्टेशन में जो पार्किंग थी तो हमारी जो उनकी कुछ अपनी तकनीकी समस्या थी इसलिए उन्होंने पार्किंग बंद करी। पूर्व में पार्किंग थी वहाँ और पे पार्किंग थी तो वो किसी कारण से बंद हो गई थी। हमारी उनसे वार्ता हुई, अधिकारियों से, उनके मुरादाबाद जो उनके अधिकारी हैं उनसे भी वार्ता हुई और उन्होंने कहा कि आप एक प्रस्ताव यहाँ से भेजेंगे। तो हमने एक प्रस्ताव यहाँ से हम भेज रहे हैं और शीघ्र ही वो पार्किंग के लिए यहाँ पे व्यवस्था बनाएंगे और जो भी संभव होगा और कम से कम धनराशि में जो उपलब्ध हो जाए जनता की सुविधाओं को देखते हुए हम यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था के लिए हमने इनसे आग्रह किया है रेलवे स्टेशन से। पशु चिकित्सा विभाग खटीमा ने खटीमा क्षेत्र के सीमांत क्षेत्र मेलाघाट में निःशुल्क प्रशिक्षण और गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी आर चंदोला ने चिकित्सा विभाग द्वारा मंच का संचालन कर पशुओं के पालन के लिए विभिन्न तरह की जानकारियां दी और दवा का वितरण किया। खड़क सिंह बोरा क्षेत्रीय प्रसार अधिकारी ने पशुपालन के लिए सरकार से मिलने वाले लोन और बीमा की जानकारी दी। सरकार द्वारा जो भी जितनी भी स्कीमें आ रही हैं, बीमा है और पशु ऋण है, ये जितनी भी सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं आप उनका उपयोग करें। और क्योंकि हमारे क्षेत्र में जानवर अब काफ़ी कम हो रहे हैं, लोगों ने पालना कम कर दिए हैं और पशुपालन को बढ़ावा दें और अपने देश और अपनी उन्नति के लिए इस काम को करें। इसमें अच्छा फायदा है। थोड़ा एक वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करें तो उसमें आपको और अच्छा फायदा होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में रामनगर में भी 7 और 8 मार्च को विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला होगी। आपको बता दें, हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में रामनगर के राजकीय महाविद्यालय सभागार में केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की क्षेत्रीय शाखा नैनीताल के तत्वावधान में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नैनीताल जिले की सूचना मंत्रालय की जिला प्रभारी ने बताया कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में महिलाओं से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा। मैं श्रद्धा गुरुरानी तिवारी, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय नैनीताल की ओर से यहाँ पर हम लोग आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कार्यक्रम हमारा क्षेत्रीय कार्यालय नैनीताल यहाँ पर आयोजित कर रहा है, जो कि राजकीय महाविद्यालय रामनगर में किया जाना है। इसके हॉल में ये सभागार में एक कार्यक्रम होगा जिसमें विशेष चित्र प्रदर्शनी का आयोजन विभाग के द्वारा किया जा रहा है और काफी प्रतियोगिताएं और अन्य व्याख्यान, गोष्ठियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के द्वारा यहाँ किए जा रहे हैं, जिसमें हमने समूह की महिलाओं को आमंत्रित किया है और व्याख्यान जो देंगे हमारे वक्ता विशेषज्ञ के रूप में होंगे। हमारे विषय से संबंधित वक्ता विशेषज्ञ यहाँ पर व्याख्यान देंगे। लोहाघाट खंड विकास कार्यालय में हो रहे स्वीकृत विकास कार्यों में बंदरबाट और अनियमितता का आरोप लगाते हुए भुवन चौबे के नेतृत्व में ठेकेदार खंड विकास कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने में बैठ गए। स्वीकृत विकास कार्य में ओपन टेंडर लगवाने की मांग की भुवन चौबे और अन्य ठेकेदारों ने कहा कि विकास खंड लोहाघाट के अंतर्गत जिन विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए धन आवंटित किया गया है, वर्तमान में जो भी विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं उन्हें ओपन टेंडर के माध्यम से करवाया जाए और पूर्व में स्वीकृत विकास कार्य की निविदा लगाने में अत्यंत विलंब होने से क्षेत्र के विकास कार्यों में प्रभाव पड़ रहा है। बैठने का एक मुख्य कारण ये है कि हम लोग ये जो यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा जो कार्य यहाँ पर
भेजे गए हैं या स्वीकृत किए गए हैं, उन कार्यों में हम लोग यहाँ पर ओपन टेंडर की मांग यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि ओपन टेंडर के माध्यम से ऐसा साबित हो जाता है कि सीधे सीधे पारदर्शिता दर्शाई जाती है। और इसके विपरीत ये हो रहा है कि यहाँ पर टेंडर नहीं लगाए जाते और अंदर खाने अपने लोगों को यहाँ पर सेटलमेंट कर दिया जाता है, जिसलिए हम लोग यहाँ पर काफ़ी हावी मांग ये है कि हमारे जो अभी विकास कार्य जिले से स्वीकृत हुए उनमें ओपन टेंडर लगाए जाए। क्योंकि 2 साल पहले भी भुवन चौबे जी और हमारे सभी प्रधान साथियों के द्वारा एक बार ये क्या कहते हैं कि टेंडरों में अनियमितता जो पाई गई थी, इसके चक्कर में हमने धरना किया था, लेकिन अभी भी कोई प्रारूप हमारे पास आया नहीं है। ये अनियमितता ये चल रही है कि हमारे जो लोकल के अखबार हैं, ना तो इनने टेंडर की जानकारी दी गई है, ये अपने पर्सनल अखबार में अनियमितता यही है कि किसी अलग अखबार में वो टेंडर की खूबियां दिखा के उसमें टेंडर लगा के उसके बाद यहाँ पे अपने चहेतों को टेंडर में उनको दिया जा रहा है। इसमें यह है कि अभी हमारे पास हमारी तरफ से कोई भी योजना ऐसी नहीं है कि जिसमें निविदा लगाई जाती हैं। निविदा लगाने के लिए जो शासन के अनुसार 5 लाख से ऊपर जो भी हमारे कार्य होते हैं उस पर निविदा लगाई जाती हैं। जो वर्तमान में कार्य चल रहे हैं ये जिसके लिए ये धरना पसंद कर रहे हैं कि ये 2 लाख से 2-2.5 लाख के आपदा मद से कार्य किए जाने हैं, और उसमें जो धरने में बैठे हैं ये अनावश्यक रूप से एक प्रेशर के द्वारा एक प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि ये काम हमको बिना उसके दिया जाए। रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में बाइक सवार युवकों ने एक युवक पर तमंचे से फायर कर दिया। तमंचे से निकली गोली युवक के पैर में लगी। घटना के बाद आरोपित मौके से भाग गए। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित से जानकारी ली। बताया जा रहा है कि ट्रांजिट कैंप क्षेत्र शिवनगर अंकित सागर घर से कुछ दूरी पर दुकान से सामान लेकर जा रहा था। इसी बीच बाइक पर सवार 3 युवक उसके पास पहुंचे। पहले एक युवक ने अंकित से हाथ मिलाया, इसके बाद फायर कर दिया। पीड़ित के मुताबिक एक फायर सीधे किया तो वो बच गया। युवक को आनन फानन में सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। कल रात्रि को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को फायरिंग करके घायल कर दिया गया है, तो पुलिस मौके पे पहुंची। व्यक्ति को अभी हॉस्पिटल में है और उसके द्वारा बताया गया कि 3 लड़के मोटरसाइकिल में आए थे जिन्होंने उसको फायरिंग करके उसके पांव पे गोली मारी है। अभी तहरीर उन्होंने परिवार ने अभी नहीं दी है और पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है, उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है और जल्दी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करी जाएगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में भारतीय दूरसंचार सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुलाकात की। भारतीय दूरसंचार सेवा के 31 प्रशिक्षु अधिकारी 3 दिवसीय उत्तराखंड भ्रमण पर हैं, जिसके तहत वे स्मार्ट सिटी परियोजना का दौरा कर उनकी कार्यप्रणाली और तकनीकी पहलुओं की जानकारी लेंगे। उत्तराखंड की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन, उत्तराखंड के पदाधिकारी और सभी जनपदों के जिला पूर्ति अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहे। मंत्री ने कहा कि लाभांश और भाड़े के भुगतान नहीं होने के संबंध में राशन विक्रेताओं की समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए विभाग द्वारा जून 2024 तक के परिवहन व्यय और सितंबर 2024 तक के लाभांश का भुगतान कर दिया गया है। बाकी भुगतान की प्रक्रिया गतिमान है। उत्तराखंड राइस मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से विधानसभा भवन में मुलाकात कर राइस मिलर्स की समस्याओं से अवगत करवाया। मंत्री रेखा आर्य द्वारा उत्तराखंड राइस मिलर्स एसोसिएशन की मांग के अनुरूप कच्चा आढ़तियों द्वारा 2% मंडी शुल्क और 0.5% मंडी सेस के संबंध में बैठक की गई थी, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही मंत्री ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी, जिसमें हमारे जो राइस मिलर हैं उनका एक लॉजिक विषय था कि उनको जो मंडी शुल्क है वो मंडी शुल्क उनसे 0.5% अधिक लिया जा रहा है, और जबकि 2% ही शुल्क भारत सरकार इस समय धान खरीद में शुल्क जो है वो निर्धारित की गई है। तो मंडी के द्वारा जो है 2.5% लिया जाना
एक प्रकार से राइस मिलर का शोषण है, इस प्रकार की बात उनके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया था, जिसको लेकर आज मैंने वित्त के अधिकारियों को आज की बैठक में, साथ ही हमारे जो कृषि सचिव हैं उनको इस बैठक में आज आमंत्रित किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश आज देखने को मिला है कि हमारे संबंधित अधिकारी आज इस बैठक में किन्हीं कारणों से यहाँ पर इस बैठक में नहीं आ पाए हैं, जिसको लेकर मैंने अपनी नाराजगी मुख्यमंत्री कार्यालय को भी बताया है। अच्छा, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी के लिए चयनित 1300 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति रविंद्र मदानी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बता दें, चमोली निवासी नवीन सिंह जायसवाल, अजय नेगी, किशन चंद्र सहित कई अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सीएम की प्राथमिकता दुर्गम क्षेत्र में पहुंचे निवेश को जिला प्रशासन मूर्त रूप देने में जुटा हुआ है, जिसके फलस्वरूप डीएम सविन बंसल का मार्च के तीसरे सप्ताह में जनपद के दुर्गम क्षेत्र त्यूनी चकराता में 3 दिन का प्रवास कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान डीएम सभी अधिकारियों के साथ क्षेत्रवासियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए वृहद स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित करेंगे। साथ ही कोटी कनारस में 200 नव गठित वन पंचायतों का कॉन्क्लेव, हनोल मंदिर परिसर में स्थानीय पुरोहितों के साथ मंदिर के मास्टर प्लान विस्तारीकरण के संबंध में स्थानीय लोगों के हित और सुझाव के साथ ही समुचित विषय पर विमर्श किया जाएगा। हमारे दूरस्थ क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक प्रायोरिटी है, तो उस क्रम में ज़िला प्रशासन ने वहाँ पर एक स्ट्रीक ऑफ एक्टिविटीज़ प्लान किया है, जिससे हमारी जो वहाँ पर सोशल इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और जितनी बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं उनका लाभ अंतिम बुज़ुर्ग महिला और बच्चे तक मिल सके। तो उस क्रम में वहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से सभी अधिकारियों को, डिपार्टमेंट्स को वहाँ पर स्टेशन करना कुछ दिवसों के लिए आवश्यक है, जिससे एक असेसमेंट भी हो जाए कि जितनी हमारी स्कीम्स हैं वो कितनी एक्सेसिबल हैं दूरस्थ क्षेत्रों में, और स्कीम एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गैप्स है, तो उनको फुलफिल करना प्रशासन का दायित्व है। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।